हे गाइस, वेलकम टू अनुशाला बाय अनुश्री। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं समरी सीरीज में क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 ड्रेनेज। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने फिजिकल फीचर्स कवर किए थे और हिमालयन रिवर्स के बारे में पढ़ लिया था, और यहाँ पर अब हम पेनिनसुलर रिवर्स को देख लेते हैं। इसके पहले एक छोटा सा कंपैरिजन देख लेते हैं हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स के बीच में। हिमालयन रिवर्स पेरेनियल होती हैं और पेनिनसुलर रिवर्स सीजनल होती है। पेरेनियल का मतलब जिनमें साल भर पानी होगा, और सीजनल मतलब रेनी सीजन के समय जिनमें अच्छा खासा पानी होगा, लेकिन उसके बाद दूसरे सीजन्स में वॉल्यूम कम हो सकता है, और साथ में हो सकता है कि कुछ रिवर्स जो ज़्यादा एरिड रीजन्स में है वो सूख भी जाएँ। हिमालयन रिवर्स को पानी कहाँ से मिल रहा है? रेन या फिर जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं उनके कारण, ठीक है। और पेनिनसुलर रिवर्स में पानी क्यों है? उनका सोल जो रीज़न है वो है रेनफॉल। हिमालयन रिवर्स कहाँ से इमर्ज होती है? माउंटेन रेंजेस से, मेनली जो आपके हिमालयाज हैं, ठीक है, वहाँ से। और पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं सेंट्रल आइलैंड से या तो फिर वेस्टर्न घाट से। दो अलग अलग रीजन क्यों है? क्योंकि जैसे नर्मदा या ताप्ती रिवर की अगर हम बात करते हैं तो वो सेंट्रल आइलैंड से ओरिजिनेट होती हैं, लेकिन बाकी जो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी हैं, ये सारी की सारी वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है। हिमालयन रिवर्स काफ़ी इंटेंस इरोजन करती हैं। कारण ये है कि हिमालय से उतरती हैं तो स्लोपी रीजन होता है। स्लोपी रीजन में स्पीड ज़्यादा रहेगी तो इरोजन ज़्यादा होगा, और जिसके बाद जब नीचे आती हैं, ठीक है, प्लेन एरियाज़ में आती हैं, तो वहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन्स फॉर्म होते हैं जो कि एग्रीकल्चरली बहुत फर्टाइल हैं, क्योंकि जितना इरोजन हो रहा है वो सारा का सारा आके यहाँ पे क्या हो जाता है? डिपॉजिट हो जाता है। फिर अगर हम पेनिनसुलर रिवर्स की बात करते हैं तो कंपैरेटिवली इनका जो फ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है, ठीक है, और स्लो होने के साथ साथ ही उतना ज़्यादा इरोजन नहीं करती जितना हिमालयन रिवर्स करती हैं। अब देखते हैं पेनिनसुलर रिवर्स को। नर्मदा एंड तापी वेस्टवर्ड फ्लो होती हैं, ठीक है। ज़्यादातर रिवर्स जो है हमारी वो ईस्ट तरफ फ्लो होती हैं, लेकिन नर्मदा और तापी वेस्टवर्ड में फ्लो होती हैं और जाकर कहाँ पे ड्रेन होती हैं? अरेबियन सी में। बाकी ये सारी जो रिवर्स हैं ये सारी की सारी बे ऑफ बंगाल में जाकर ड्रेन हो जाती हैं और ईस्ट तरफ बहती हैं। एक और ख़ास डिफरेंस ये है कि नर्मदा एंड तापी एस्चुरी बनाती हैं, ठीक है, और बाकी सारी रिवर्स बनाती हैं डेल्टास। एस्चुरी क्या होती है? जब आपकी रिवर समुद्र से मिलने लग जाती है, सी से मिलने लग जाती है, उस समय क्या होता है कि अगर समुद्र में और लैंड में जहाँ पर रिवर बह रही है उसके बीच में डिफरेंस ज़्यादा है, हाइट ज़्यादा है, ठीक है, तो वो वाटरफॉल लाइक जो एक स्ट्रक्चर बनता है, वहाँ पर नीचे ज़मीन में जब फ्लो से नदी गिरेगी तो एक गड्ढे जैसे स्ट्रक्चर बन जाएंगे, ठीक है, गहरा हो जाएगा काफ़ी, वो एस्चुरी हो जाएगी, ठीक है। और डेल्टा तो हमें पता ही है कि सेम लेवल पर अगर रिवर जहाँ फ्लो हो रही है वो लैंड है और सी है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो वहाँ पर क्या होता है? धीरे धीरे करके रिवर जो है वो डिपोजिशंस के बीच बीच में से अलग अलग चैनल बनाकर निकल जाती है और डेल्टा फॉर्म कर लेती है, ठीक है। चलो अब स्पेसिफिक रिवर्स के बारे में देखते हैं। नर्मदा हमें पता है कहाँ से निकलती है? अमरकंटक, मध्य प्रदेश। रिफ्ट वैली में फ्लो होती है, तापी भी रिफ्ट वैली में फ्लो होती है। रिफ्ट वैली का मतलब क्या है? अगर दो माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है, और दोनों के बीच में वैली लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया है, ठीक है, रिफ्ट यानी दूर होने से एक वैली लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया और उसमें रिवर बहती है, तो हम इसको कहते हैं रिफ्ट वैली, ठीक है। तो ये दोनों ही रिफ्ट वैली में फ्लो होती हैं। धुआंधार हमें पता है कहाँ पर? जबलपुर में, ठीक है, बहुत ही सिग्निफिकेंट टूरिस्ट साइट है अगर हम एमपी में बात करें और नर्मदा रिवर के ऊपर बात करें, ठीक है। मार्बल रॉक्स के कारण भी ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। और कहाँ ड्रेन होती है? अरेबियन सी में। इसकी लेंथ कितनी है? 1312 किलोमीटर्स, ठीक है, मीटर्स। चलो ताप्ती की अगर हम बात करें तो सतपुड़ा कहाँ से निकलती? सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस है, बैतूल से निकलेगी एमपी में। अगेन ये भी रिफ्ट वैली में फ्लो होती है, अरेबियन सी में जाके ड्रेन होगी और पैरेलल बहती है नर्मदा के, राइट। ऊपर बहेगी आपकी रिवर नर्मदा और उसके ही नीचे यहाँ बैतूल रीजन से निकल कर फ्लो होगी ताप्ती। ताप्ती को हम एक और नाम से जानते हैं तापी, ठीक है। चलो गोदावरी की अगर हम बात करें, और इसमें मैंने अलग से नहीं लिखा है कि ये दोनों एस्चुरी फॉर्म करती हैं क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। गोदावरी की अगर हम बात करें तो ये पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है। कंफ्यूज मत होना अगर एमसीक्यू में पूछ लिया जाए, क्योंकि चांसेस होते हैं, ठीक है। हमें लगता है कि नर्मदा सबसे बड़ी है पेनिनसुलर रिवर्स में, नहीं, सबसे बड़ी है गोदावरी, ठीक है। और नर्मदा क्योंकि पेनिनसुलर रिवर्स में आती है, आप ये मत सोचे कि वो ऊपर है तो वो हिमालयन रिवर्स में आएगी। गोदावरी लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, नासिक से निकलेगी महाराष्ट्र में, ठीक है। और ये अगेन कौन सा वाला हिस्सा आ जाता है? वेस्टर्न घाट वाला हिस्सा आ जाता है इधर पे, राइट। इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वेनगंगा एंड पेनगंगा। ट्रिब्यूटरीज पढ़कर जाना, क्योंकि यही वो क्वेश्चंस हैं, यही वो एरियाज़ हैं जहाँ से एमसीक्यू बनते हैं कि भाई आपको पिन पॉइंट चीज़ें फैक्चुअल याद होनी चाहिए। अगर है तो आंसर बनेगा और नहीं है तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो ट्रिब्यूटरीज छोड़ना मत, एक क्वेश्चन तो ट्रिब्यूटरी से आराम से आ सकता है। कहाँ पर ड्रेन होगी? बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, और बनाएगी डेल्टा।
ये एक और फैक्ट जो हमें गोदावरी के बारे में ध्यान रखना ज़रूरी है कि गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। ठीक है, क्यों दक्षिण गंगा कह रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है कि गंगा जितनी बड़ी नहीं है, लेकिन सदर्न रीजन में सबसे बड़ी रिवर होने के कारण, विड्थ ज़्यादा होने के कारण और वॉल्यूम ज़्यादा होने के कारण हम इसको दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। महानदी बेसिन की बात करें तो उड़ीसा वाले रीजन से में फ्लो होती है ये, और ओरिजिनेट होगी छत्तीसगढ़ में, ओरिजिनेट होती है हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़ में और फ्लो होती है उड़ीसा में, जाकर बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। ठीक है, कृष्णा रिवर की अगर हम बात करें तो महाबलेश्वर रेंजेस जो है महाराष्ट्र में, वहाँ से ये फ्लो स्टार्ट होती है, ओरिजिनेशन वहीं पर है, बे ऑफ बंगाल में जाके गिरेगी। ट्रिब्यूटरीज की कौन सी है? तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी और भीमा। राइट। कावेरी की अगर हम बात करें, दो स्पेलिंग्स हैं, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, दोनों तरीके से लिख लेते हैं। ब्रह्मगिरी रेंजेस से निकलती है वेस्टर्न घाट में, बे ऑफ बंगाल में जाकर ड्रेन होती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं अमरावती, भवानी, हेमवती, काबिनी। ठीक है, रीजन्स इसमें लिख दिए कि भैया केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु वाले रीजन में ये क्या होती है? फ्लो होती है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे नीचे मेन जो रिवर्स हैं उसमें सबसे नीचे कौन सी है, तो कावेरी देखने को मिल जाएगी हमें। राइट। चलो, अब एक छोटा सा टॉपिक और है जिसका नाम है लेक्स। लेक्स इन जनरल क्या होती है? झील होती है। ठीक है, झील जो रीजन है उसमें पानी आप ऐसा मान सकते हैं कि रुका हुआ तो है, ठीक है, लेकिन अगर झील की वॉल्यूम पे डिपेंड करता है कि कई बार वो आपको फ्लोइंग भी दिखती है, एकदम स्टैटिक भी नहीं है। जैसे पॉन्ड है, पॉन्ड में काफ़ी पानी रुका हुआ रह जाता है। ठीक है, चलो अब अगर हम लेक्स की बात करते हैं तो लेक्स दो प्रकार की हैं। सी, पॉन्ड या जो लेक है इसमें आप हर बार ये नहीं कह सकते कि पानी कहाँ रुका हुआ है या कहाँ फ्लो हो रहा है। राइट, डिपेंड करता है कि किस रीजन में है, वहाँ की विंड्स का क्या असर है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे हम डैम्स वगैरह बनाते हैं तो डैम का पानी रोकने के लिए जो रिजर्वायर बनता है वो भी झील ही होता है, वो भी लेक ही होता है, लेकिन आप उसको पास से देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं उसमें वेव्स जो है वो बनती हुई थोड़ी बहुत दिखेंगी। ठीक है, चलो अब परमानेंट लेक्स भी हो सकती हैं और सीजनल लेक्स भी हो सकती हैं। सीजनल लेक्स मतलब बारिश के समय उनमें पानी भर जाएगा तो वो आपको भरी हुई दिखेंगी, बाकी समय पर हो सकता है वो सूख जाए और खाली हो जाए। परमानेंट लेक्स जिनमें साल भर जो है वो पानी भरा रहेगा। ऑब्वियस ये बात है कि परमानेंट लेक्स वहाँ होंगी जहाँ पर ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट होते रहते हैं या हर समय उनको पर्याप्त रेनफॉल मिलती है तो साल भर सूखते नहीं है। ठीक है, और सीजनल लेक्स जो है वो ऐसे रीजन में हो सकती है जहाँ पर रेनफॉल कम होती है या ड्राइनेस ज़्यादा है। ग्लेशियल लेक्स जो ग्लेशियर्स के पिघलने से बन पा रही हैं। ठीक है, और विंड एक्शन से भी क्या बनती है? लेक्स बन सकती हैं। कैसे बनेंगे विंड एक्शन से लिंक? लेक्स क्या बोल रही हूँ मैं, सॉरी, विंड एक्शंस या ग्लेशियल्स जो हैं, ठीक है, उनके जब पिघलने से क्या बन रही है? लेक्स। तो वो भी एक तरीके से हम कहें परमानेंट नेचर की हो जाती हैं क्योंकि ग्लेशियर से कंटिन्यूसली पानी उनको मिलता रहता है। वो ऐसे रीजन में कि जहाँ बहुत गर्मी वाली ड्राइनेस नहीं है। ठीक है, कोल्ड तो है लेकिन गर्मी वाली नहीं है तो चल जाता है। ऑक्सबो लेक की अगर हम बात करें तो कैसे बनती है? ये आपको पता होगा कि जब रिवर अपने लोअर या मिडिल कोर्स में रहती है, ठीक है, तो वो क्या फॉर्म करती है? मिएंडर्स। अब मिएंडर्स जब रिवर एकदम लोअर स्टेज में आने लग जाती है अपने, तो मिएंडर्स बहुत ज़्यादा डीप बनने लगते हैं। कर्व्स जो होते हैं उसके वो बहुत ज़्यादा डीप बनते हैं। ठीक है, क्यों डीप बन रहे हैं? क्योंकि अब रिवर में फ्लो कम है तो उसके कारण वो बहुत इरोजन नहीं करेगी और हर रास्ते में सीधा सीधा काटते हुए नहीं जाएगी। ठीक है, अब जहाँ पर भी थोड़े बहुत पत्थर रॉक्स उसको मिलेंगे वो उनसे घूमते हुए चली जाएगी। राइट, तो ये मिएंडर्स जो हैं ये डीप बनने लगते हैं। अब डीप मिएंडर्स के साथ क्या होता है कभी कभी कि अगर बहुत सारा इरोजन आकर एक जगह पर जम गया, ठीक है, डिपॉजिट हो गया काफ़ी सारे रॉक, पत्थर, छोटे बड़े पार्टिकल्स, ठीक है, और रिवर की स्पीड कम हो गई है, वो यहाँ से नहीं निकल पा रही है, तो वो क्या करेगी? अपना रास्ता जो है वो कहीं और से चेंज करके निकल जाएगी और ये जो सेपरेट एरिया हो जाएगा डिपोजिशन के कारण, जो पहले मिएंडर का हिस्सा था लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा डिपोजिशन के कारण एक सेपरेट एरिया बन गया पर पानी भरा हुआ है, तो इसको हम कहेंगे लेक। ठीक है, और ये इस शेप की होगी, लाइक दिस। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन इससे पूछ सकते हैं। लगून लेक्स की अगर बात करें तो ये स्पिट्स और बार्स के कारण बनती है। फॉर एग्जांपल चिलिका और पुलिकट या कोलेरू लेक। ठीक है, अब ये लगून लेक्स क्या होती हैं? जैसे मान लो ये देखो, अगर हम इस तरीके से मैप देखें, ये उड़ीसा वाला रीजन है, यहाँ पर हमारी चिलिका लेक जो कि एक लगून लेक है। ठीक है, अब इसका जो रीजन
इसका जो रीजन बन रहा है, ठीक है, मान लो कि ये वाले एरिया में डिपोजिशन है जो थोड़े थोड़े करके बढ़ रहे हैं, स्पिट्स या बार्स बन रहे हैं, मतलब पत्थर के या छोटे छोटे पार्टिकल्स के छोटे छोटे एरियाज वहाँ पर बनने लग गए हैं, जो क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिपोजिशन अगर इन्होंने कर लिया तो ये पूरा एरिया जो है ये तो सेपरेट हो गया इस एरिया से, ठीक है। तो ये जो छोटा सा एक पानी भर जाएगा छोटे से एक एरिया में स्पिट्स और बार से बहुत सारे एरोजन को डिपॉजिट होने के कारण, तो वो जो सेपरेट लेक बन जाएगी हम उसको कहेंगे लगून लेक, ठीक है, नेचुरली बनेगी डिपोजिशन के कारण। इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक की अगर हम बात करें, सॉल्ट वाटर लेक क्या है, ऐसा लेक जिसमें सॉल्ट की क्वांटिटी, जिसके पानी में सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा हो, ठीक है। और इनलैंड की बात क्या कर रहे हैं, मान लो जो एक एरिया है, ठीक है, ये जो एक एरिया है ये बाकी आसपास की सतह से थोड़ा सा नीचे है, इसका जो लेवल है वो थोड़ा सा नीचे है, तो अब जिस तरफ लेवल नीचे है और दूसरी तरफ लेवल ऊपर है तो स्लोप कैसे बनेगी, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। तो अगर ऊपर वाले एरियाज में चारों तरफ से कहीं से पानी आकर धीरे धीरे इनलैंड नीचे वाले एरिया में जमा हो गया, लोअर लेवल वाले एरिया में जमा हो गया, तो वो एक इनलैंड लेक बन जाएगी, ठीक है, या आप उसको इनलैंड ड्रेनेज भी कह सकते हैं, ठीक है। सांबर लेक जो है हमारी राजस्थान में जो सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक है, ये कहाँ पर मिल रही है हमें, मतलब ये किस प्रकार की लेक है, ये एक इनलैंड वाटर लेक है। फ्रेश वाटर लेक की अगर बात करें तो ऑब्वियसली फ्रेश वाटर मतलब क्या है कि ये लेक्स नॉर्दर्न पार्ट्स में होंगी जहाँ पर ग्लेशियर्स मिल रहे हैं, ठीक है। बुलर लेक, डल लेक, लोकटक, भीमताल, नैनीताल, ये सब के सब क्या है, इनके एग्जाम्पल्स हैं। आर्टिफिशियल लेक मतलब ये ह्यूमन ने क्रिएट की है, ठीक है। जनरली इसका एग्जाम्पल कैसे आएगा, आपको डैम्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। आर्टिफिशियल मतलब ह्यूमन ने क्रिएट किए, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ डैम्स को ही आप आर्टिफिशियल लेक कहें, कई बार किसी एरिया में इरिगेशन के लिए या किसी एरिया में वाटर सप्लाई के लिए जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ पर भी आर्टिफिशियली लेक्स जो है वो क्रिएट करते हैं, ठीक है। ज़मीन के अंदर थोड़ा बहुत एक निचला हिस्सा बनाकर, ठीक है, और उसमें किसी प्रकार से या तो ईंटों से या दूसरे मटेरियल से पानी रोकने की व्यवस्था वहाँ पर की जाती है और उसके अंदर पानी भरा जाता है अलग से लाके, टैंकर्स लाकर, तो लेक तो बनाई लेकिन आर्टिफिशियल लेक बनाई, ठीक है। फॉर एग्जांपल गुरु गोविंद सागर डैम जो बना है, ठीक है, भाखड़ा नागल डैम में जो लेक बना है उसका नाम है गुरु गोविंद सागर लेक, और ये कैसी लेक है, आर्टिफिशियल लेक है, राइट। चलो अब देखते हैं लेक्स के यूजेस क्या हैं। लेक्स के यूजेस क्या है, सबसे पहले तो ये क्या करती है, एक रिवर का जो रेगुलर फ्लो है उसको मेंटेन करने में मदद करेगी, ठीक है। फिर कंट्रोल्स फ्लडिंग, पानी स्टोर होने की कैपेसिटी इसमें जो है, ठीक है, अगर वो अच्छी खासी है तो अगर मान लो बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रही है तो उसके कारण वो भी पानी काफ़ी कुछ कंटेन कर लेगी, तो शहरों में पानी भरने से बच जाएगा। हेल्प्स इन ड्राई सीजन, ऑब्वियसली ड्राई सीजन में जहाँ पर रेनफॉल नहीं हो रही है तो पानी का एक स्टोरेज की तरह वो आपके काम करेगा। मॉडरेट्स टेम्परेचर इन सराउंडिंग, अब ये तो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज वाला कंसेप्ट है, हालांकि सी ब्रीज बहुत बड़े लेवल पर काम करती है, लेक का जो इफेक्ट है वो काफ़ी कम रहेगा, लेकिन रहेगा सही, ठीक है। किसी भी जगह पर अगर पानी है तो उसके आसपास वाले जो एरियाज़ हैं वहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो पाता है ना बहुत ज़्यादा गर्म हो पाता है, ठीक है। उसका कारण है लैंड ब्रीज और सी ब्रीज वाला जो कंसेप्ट है। अब सी ब्रीज में सी बड़ा है तो ज़्यादा इफेक्ट दिखाएगी, लेक्स जो हैं वो छोटे हैं तो कम इफेक्ट दिखाएगी, बट इफेक्ट रखेगा। देन हाइडल पावर जनरेशन, अभी हमने देखा कि डैम्स में जो हम लेक्स बनाकर रखते हैं, ठीक है, रिजर्वायर्स बनाकर रखते हैं, वो हाइडल पावर जनरेशन में मदद करते हैं। ज़रूरत पड़ने पर जब हमें लगता है कि हमें पावर जनरेशन करना है तो वहाँ से पानी को छोड़ दिया जाता है। फिर एक्वेटिक इकोसिस्टम को भी मेंटेन रखते हैं, ठीक है, जितना ज़्यादा वाटर बॉडीज़ हमारे आसपास होंगी उतनी ज़्यादा एक्वेटिक लाइफ जो है वो वहाँ पर सस्टेन कर पाएगी, ठीक है। डेवलप्स टूरिज्म, ऑब्वियसली बात है, लेक्स जहाँ पर है वहाँ पर लोग जाना पसंद करते हैं, तो एक टूरिज्म का भी अच्छा खासा स्पॉट ये बन जाता है। रिवर्स की अगर हम बात करें, इकोनॉमी में रिवर्स का क्या काम है, रिवर्स सेटलमेंट, जहाँ पर भी रिवर्स रही हैं, सबसे पहले जो सेटलमेंट्स देखे गए, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो रिवर्स के आसपास ही लोगों ने सेटल होना चालू किया, वहीं पर उन्होंने एग्रीकल्चर किया, वहीं पर लोगों ने घर बनाए ताकि उनको ड्रिंकिंग वाटर मिल सके, उनको बाकी चीज़ों के लिए पानी मिल सके, एग्रीकल्चर के लिए पानी मिल सके, राइट। इरीगेशन, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर काफ़ी बड़ा सेक्टर है, बहुत ज़्यादा लोग इसमें एम्प्लॉयड हैं, तो वहाँ पर क्या मिल रहा है, इरिगेशन के लिए पानी जो है वो ज़रूरी है और ज़्यादातर लोग रिवर्स पर डिपेंडेंट हैं। नेविगेशन, रिवर्स के थ्रू बहुत जो बड़ी बड़ी रिवर्स हैं वहाँ पर हम इनलैंड ट्रांसपोर्ट या इनलैंड नेविगेशन भी चलाते हैं, तो ये भी एक ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और हाइडल पावर जनरेशन तो है ही सही, ठीक है, रिवर्स पर ही तो हम क्या कर रहे हैं, हम डैम्स बना रहे हैं, हम छोटी आर्टिफिशियल लेक्स बना रहे हैं और उनके थ्रू पानी से बिजली जो है उसको जनरेट कर पा रहे हैं।
पोल्यूशन की अगर बात करें तो हमें पता है कि भाई पोल्यूशन जो है वो पानी की क्वालिटी को कम कर रहा है। पोल्यूशन का मतलब क्या है? किसी भी चीज़ की क्वालिटी को ख़राब करते जाना। अगर वाटर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं या रिवर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर जो पानी है उसकी क्वालिटी ख़राब करना। कैसे क्वालिटी ख़राब हो रही है? बहुत सारे तरीके से। हम इंडस्ट्रीज़ का जो ख़राब पानी है उसको बिना ट्रीट किए डिस्चार्ज कर दे रहे हैं रिवर्स में, ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है, अगर इंडस्ट्री से गर्म पानी निकला है, नॉर्मल पानी है आपकी रिवर में, तो वो टेम्परेचर वेरिएशन के कारण उतनी जगह के जो एक्वेटिक लाइफ है उसको काफ़ी ज़्यादा हार्म होता है। इसके साथ पानी की जो सेल्फ हीलिंग क्वालिटी होती है ना, हम बोलते हैं कि पानी जो है वो अपने आप को क्या कर लेता है, हील कर लेता है खुद से, वो हीलिंग प्रॉपर्टी भी कम कर लेती है, कैपेबिलिटीज़ कम होने लग जाती हैं उसकी, ठीक है। इसके अलावा अनट्रीटेड सीवेज जो है, इतना सारा ह्यूमन वेस्ट है या इतना सारा एग्रीकल्चरल वेस्ट है, वो सारा का सारा रिवर में अगर आप रिलीज़ करेंगे तो अगेन वो उसकी क्वालिटी ख़राब करेगा, ठीक है। वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, ठीक है। और भी दूसरे तरीके हैं, जैसे नदियों में से लोग रेत वगैरह निकाल लेते हैं, ठीक है, तो वो भी रिवर की वॉल्यूम जो है और उसकी जो क्वालिटी है उसको काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है, ठीक है। तो अब ड्रेनेज जो है वो यहाँ पर हमने ख़त्म कर लिया है, राइट। इसके अलावा आपका जो 4th चैप्टर है क्लाइमेट, उसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्लाइमेट के बाद जो 5th चैप्टर है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, उससे केवल मैप आता है फाइनल एग्जाम्स में, तो हम सीधा चैप्टर 6 कंक्लूड करेंगे अपना पॉपुलेशन, और एक लेक्चर अलग से बनेगा जिसमें आपके चैप्टर 5 और बाकी जितना भी मैप वर्क है वो सारा कवर हो जाएगा। तो हम मैप के लिए एक लेक्चर अलग से बना लेंगे, यहाँ पर अलग से नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को कवर नहीं करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। इसमें हो सकता है आपको थोड़ा बहुत कहीं कहीं कुछ मिसमैच समझ में आए, ठीक है, बोलने के तरीके में, बट अगले लेक्चर में ये सारी चीज़ें एकदम अप टू मार्क रहेंगी, राइट। ओके, so thank you so much, keep watching.